नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स का बंगाल के ऊपर फर्म कंट्रोल हो गया था और बंगाल उस समय भारत का काफ़ी बड़ा प्रांत था। बंगाल के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आते थे। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में हो गए थे और इस बैटल के अंदर हमने देखा कि कैसे मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसने सिराजुद्दौला को साथ धोखा किया और उसके बाद मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र सिर्फ एक पपेट की तरह काम कर रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। एक्चुअल पावर सारी ब्रिटिशर्स के पास थी और मीर जाफ़र शुरू में तो ब्रिटिशर्स के साथ काम करता रहा, लेकिन बाद में मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से दिक्कत होने लगी। तो मीर जाफ़र ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। मीर जाफ़र ने कहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ब्रिटिशर्स को अगर बंगाल से हटा दोगे तो आपको बंगाल के अंदर काफ़ी कंट्रोल मिल जाएगा अपनी ट्रेड वगैरह करने के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स को वो रास्ते से हटा देते हैं तो बंगाल जैसे एक समृद्ध प्रांत में वो अपनी ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर अपनी आर्मी इकट्ठी करने लगी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी आर्मी चिंसुरा भेजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से भगाने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और इसी के साथ ही उन्होंने मीर कासिम को भी नवाब से पद से हटा दिया, नवाब के पद से। और मीर जाफ़र की जगह मीर जाफ़र का दामाद सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने से पहले ही जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने मीर कासिम के सामने शर्त रखी कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें माननी पड़ेंगी और हमारे साथ हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे। मीर कासिम नवाब बनने के लालच में आकर नवाब तो बन गया, पर थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारा टैक्स अपने पास ले रही है, बंगाल की जो भी तिजोरियां थी सब खाली करते जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम के हाथ में भी कटोरा थमा देगी। तो मीर कासिम को इससे एतराज़ हुआ। मीर कासिम ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीर कासिम ने कोशिश की अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर लिया ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर नियंत्रण ना रख सके, क्योंकि मुंगेर जो था वो बिहार में था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो कैपिटल था वो कोलकाता था, जो कि मुर्शिदाबाद के पास था, जो कि मीर कासिम का पुराना कैपिटल था। उसके अलावा मीर कासिम ने ट्रेड के ऊपर चेंजेस किए। एक्चुअल में क्या था कि 1717 में जो मुगल एम्परर था फरूक सियार, उसने एक फरमान जारी किया था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स की अनुमति मिल गई थी बंगाल के अंदर और इसके बदले उन्हें सिर्फ सालाना 3000 रुपये मुगल एम्परर को देने पड़ते थे। लेकिन वहीं जो बंगाल के व्यापारी थे उनको 40% टैक्स देना पड़ता था। तो मीर कासिम ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने क्या किया, जो लोकल व्यापारी थे उनके ऊपर उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिया। मीर कासिम ने सोचा कि अगर ये टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा तो बंगाल की वस्तुएं बिकने लगेंगी और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं बिकनी बंद हो जाएंगी, जिसके कारण कंपनी बंगाल को छोड़कर चली जाए, ऐसी वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन वो उनका वो चाहते थे कि ये टैक्स दोबारा से लगाया जाए ट्रेडर्स के ऊपर और इसी के कारण उनके बीच में हॉस्टिलिटी उभरनी शुरू हो गई। इसी के साथ मीर कासिम ने अपनी आर्मी को मॉडर्न यूरोपियन मेथड्स में भी ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाहर की से कई सारे मॉडर्न यूरोपियन वैज्ञानिक वगैरह मंगवाए और अपनी आर्मी को लेटेस्ट बैटल टेक्निक्स में उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया।
इसके चलते मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक आर्मी की छोटी मोटी भिड़न हुई, जिसमें मीर कासिम की हार हुई। और मीर कासिम फिर अवध के नवाब के पास पहुंचे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। जब मुगल एम्परर शाह आलम टू को ये बात पता चली कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटिश के साथ लड़ाई करना की सोच रहे हैं, तो शाह आलम भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। तो अल्टीमेटली ये तीनों शाह आलम टू और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये इन तीनों ने मिलकर एक आर्मी बनाई और ये 40,000 सैनिक इन्होंने इकट्ठे किए। ये 40,000 की सैनिक फाइनली बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भिड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 10,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के वेपन्स ज़्यादा एडवांस थे, उनकी आर्मी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और इस बैटल में इन तीनों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। मीर कासिम बैटल के बीच में ही भाग गए लड़ाई को छोड़कर, और बाकी दो ने इंग्लिश आर्मी को सरेंडर कर दिया। तो बैटल ऑफ बक्सर समाप्त हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इनको कई सारे कंसेशंस देने पड़े। शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और करा शाह आलम टू को दे दिया। शाह आलम टू मुगल एम्परर थे, लेकिन उनके पास अपनी टेरिटरी नहीं थी। इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था मुगल राजगद्दी के लिए। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि शाह आलम टू को ऑफिशियली मुगल एम्परर की तरह रिकॉग्नाइज करके उनसे अलग कंसेशंस ले लेंगे। तो इसलिए ये दोनों जगहें शाह आलम टू को दे दी गई। उसके अलावा 50 लाख रुपए कंपनी को दिए गए जो वॉर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। उसके अलावा जो बलवंत सिंह एक राजा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इस लड़ाई में। वो जमींदार थे बनारस के, तो उनको उनका एस्टेट वापस दे दिया गया। उसके अलावा जो शाह आलम के साथ ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का सेकंड पार्ट, उसमें मुगल एम्परर शाह आलम को कहा गया कि वो इलाहाबाद में ही रहेंगे, और जैसे कि अभी बताया कि वो उसे शुजाउद्दौला ने दिया था। उसके अलावा एम्परर ने एक फरमान इशू किया जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, जिसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 26 लाख रुपए देगी। उसके अलावा शाह आलम को बोला गया कि वो उन्हें 53 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। उसके बदले उन्होंने कंपनी को निजामत फंक्शंस भी दे दिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स ऑलरेडी मिल चुके थे। दीवानी राइट्स थे टैक्स के राइट्स, लेकिन इसी के साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के निजामत राइट्स भी मिल गए, जिसके अकॉर्डिंग उनको बंगाल में मिलिट्री रखने, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे राइट्स प्रोवाइडेड थे। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर एक्चुअल रूल पूरी तरह से शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो एक के बाद एक करके भारत के सारे प्रोविंसेस को जीतती जाती हैं यहाँ के लोकल राजाओं से, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उन जगहों पे। और उसके बाद वो अगले 200 सालों तक उन्होंने भारत को कंगाल करते हुए भारत पर राज किया। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।